हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 91.2 NIVH हेलो दून पर। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। दोस्तों, ये बात तो हम सभी मानते हैं और जानते भी हैं कि हमारा ब्रेन जो है हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, याद रखते हैं और रोज जो भी चीजें हम करते हैं ओवरऑल, उन सब पर हमारे ब्रेन का ही कंट्रोल होता है। एंड हम अपने ब्रेन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी होता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर हम गिर भी जाए तो हमारे सर पे चोट ना लगे, है ना। ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं हाँ अपने सर को कि अपने कोई दोस्त भी टपली मारते हैं तो वी ऑलवेज बी लाइक नहीं नहीं, सर पे नहीं, बहुत सेंसिटिव एरिया है। इसलिए जब हम ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो अक्सर घबरा जाते हैं। कई बार हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल भी उठते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता होगा, क्या हर ट्यूमर कैंसर होता होगा या इसके लक्षण क्या होते होंगे, ओवरऑल बहुत सारी चीजें। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोनिक माध्यम से जुड़े हैं डॉक्टर चरितेश गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता एक सीनियर न्यूरोसर्जन है जिन्हें 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड एडिशनली सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। एंड इट्स अ प्लेजर कि आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए और हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। तो हेलो सर। यस, गुड थैंक मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नमस्कार सब भाई बहनों को। एंड थैंक यू सो यस, मच सर, आपने शॉर्ट नोटिस में हमको अवेलेबिलिटी दी है। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच, वेरी मच ग्रेटफुल। नहीं, थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत, बिकॉज आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, अवेयरनेस डे है ज्यादा, तो बहुत अच्छा मौका है हम लोग इसके बारे में बता पाए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में और क्या बिल्कुल होता है और बिल्कुल। कैसे करना है, और बहुत सारी बेसिकली जो एक डरावना सा माहौल बन जाता है उसको जी थोड़ा जी सा हम एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले देरी ना करते हुए हमारे लिसनर्स को आप ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है सर। देखो, ट्यूमर तो एक वर्ड है बेसिकली, जैसे हमें हिंदी में ना रसौली या गांठ कहते हैं, जो कि वो किसी भी शरीर में किसी भी जगह हो सकता है। तो हम्म। ट्यूमर वर्ड ही कहते हैं, जैसे एबनॉर्मल की पूरे शरीर के किसी भी अंग में सारी सेल्स होती हैं, तो जी किसी भी सेल की एक एबनॉर्मल ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए जी। और वो एक जगह इकट्ठी होकर गांठ बना ले, तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो इसी तरह दिमाग के किसी भी हिस्से में, चाहे उसकी झिल्ली में हो या दिमाग के अंदर हो या दिमाग के बाहर हो, कोई भी सेल एक एबनॉर्मल ग्रोथ ले जाए और वो एक जगह इकट्ठी होकर वो ट्यूमर जैसा बिहेव करने लगे, तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ओके। तो सर क्या हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर के लिए मतलब इन दी एंड ले जाता है या फिर अलग अलग टाइप्स भी होता है इसके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग बाग जैसे ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, और लकीली ये है कि जो ब्रेन ट्यूमर है वो ज्यादातर बिनाइन होता है, नॉन कैंसरस। ओके। तो दो तरह का होता है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट हम्म। को जिसको हम कैंसरस बोलते हैं, तो बिनाइन ज्यादा होते हैं और कैंसरस कम होते हैं लकीली। ओके। तो सर ब्रेन ट्यूमर मतलब अक्सर किन लोगों को हो सकता है, क्या ये बच्चों को होता है, अडल्ट को होता है, ओवरऑल किन किन को इफेक्ट करता है सर। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल तो मैं यंग स्टेज में काफी देख रहा हूँ। वैसे किसी भी छोटे से छोटे 1 साल के बच्चे से लेके और किसी भी एज की अवस्था में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल के उम्र के अवस्था में ज्यादा देखा गया है। अच्छा, तो इसके पीछे के मेन रीजंस क्या होते हैं सर, क्या कोई रिस्क फैक्टर्स होता है इसके लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और जो थोड़ा सा समझने के लिए है, बेसिकली क्या है, रीजन एग्जैक्ट तो किसी का नहीं पता, किसी भी ट्यूमर का। बट ओके। सबसे इम्पोर्टेंट जो बाय नाउ अभी तक रिसर्च निकल के आई है, हम्म। उसमें क्या है कि जीन म्यूटेशन। आपने सुना होगा, हमारे हर सेल में एक डीएनए रहता है, उसके अंदर जीन्स होते हैं। जी। तो वो जीन्स का म्यूटेशन ही एक कारण होता है हर ट्यूमर का, चाहे वो ब्रेन में हो या कहीं भी हो। और हम्म। लकीली देखो, भगवान ने इतना अच्छा दिया है कि हर आदमी के अंदर कैंसर जीन भी होता है और कैंसर सप्रेसर जीन भी होता है। ओके। तो ये दोनों का समन्वय रहता है, कंट्रोल मोड में रहते हैं ये। जब हम्म। दोनों का कंट्रोल किसी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है, हम्म। तब जाके ये कैंसर की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको ऐसे समझ लो कि अगर हमारा जो कैंसर जीन है हम्म। वो अगर ज्यादा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है या उसको म्यूटेशन हो गया है, पहले वो प्रीडिस्पोज कर जाएगा और वो एग्जिबिट कर जाएगा, मतलब वो ट्यूमर की तरह ले जाएगा। ओके। अगर सप्रेसर जीन उसको कंट्रोल रखेगा तो उसको कैंसर नहीं बनने देगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इम्पोर्टेंट ये चीज है आजकल, हम जो मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुने
और आई थिंक पूरी टॉक में यही वाली बात है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो कैंसर सप्रेसर जीन है हमारे अंदर, वो सबके अंदर है। उसको हमें कैसे जीवित रखना है, कैसे उससे हमें कैंसर जीन से ऊपर रखना है, वो हमारी लाइफ स्टाइल, रेडिएशन से बचना, केमिकल से बचना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़िया बनाना, अपनी हेल्थ स्टेटस को अच्छा बनाना, उससे हम उसे ऊपर उठा के रख सकते हैं, जिससे कि किसी भी ट्यूमर को हम दबा के रखें। देखो, ओके। ये एक हेरिडिटरी जरूर है कि जो फैमिली में चला आ रहा है, या हेरिडिटरी कुछ सिंड्रोम होते हैं, उनमें तो वो देखो 5%, लकीली 5% केसेस में ही होता है ऐसा कि उनको अच्छा। तो होना ही है, तो हम्म। उसको तो रोक नहीं सकते आप। लेकिन जी। जिसको हम रोक सकते हैं उसको हम ऑन्को जीन, जो कैंसर सप्रेसर जीन को हम जीवित रखें, उसको हम अच्छी तरह कंट्रोल करके रखें, अपनी लाइफ स्टाइल से, रेडिएशन से बचे रहें। आजकल आपने देखा होगा सेल फोन और मोबाइल कितना हर समय हाथ में लगा रहता है, नेसेसिटी तो है लेकिन ऑब्सेसिटी हो गई है बेसिकली, वो ना हर समय लगे रहते हैं हम। तो इसका जो अभी ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि इसका लो डोज रेडिएशन आती रहती है। आपने देखा होगा लोग अपनी छतों पे टावर लगा रहे हैं, हम्म। एक इनवाइट कर रहे हैं आप अननेसेसरी एक रेडिएशन को, तो लो डोज रेडिएशन चल रहा है हर समय। हाई टेंशन वायर के नीचे रह रहे हैं आप, रेडिएशन कितना आ रहा होगा, आप देखो कितनी पूरे एनवायरमेंट में रेडिएशन है। केमिकल खाने वाली चीजों में कितना प्रिजर्वेटिव है, वो केमिकल आपके जा रहे हैं। तो ये सब हम्म। इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बेचारे लेबरर, उनको दे आर एक्सपोज टू द केमिकल। जी। पेस्टिसाइड है, सॉल्वेंट्स हैं, हम सॉल्वेंट कितने यूज करते हैं, बट वो है कि सब कहीं ना कहीं वो हमारे जो ऑन्कोजीन सप्रेसर जीन को ट्रिगर करता है और उसको डाउन कर देता है, जिससे वो जो नॉर्मल कैंसर कहीं का भी हो सकता है। शायद इसीलिए सर आजकल कैंसर के केसेस भी बढ़ते हैं। यही यस, वजह है कि पहले से यही ज्यादा अभी मात्रा में दिख रहा है। बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और आपने देखा होगा यंग अवस्था में भी काफी लोग हो रहे हैं। मेरे पास तो अभी परसों ही एक यंग 25 साल का अडल्ट आया था, उसको पहली बार फिट पड़ा, अचानक चलता फिरता कुछ नहीं, फिट पड़ा और वो देखा गया, ट्रीटमेंट किया, एमआरआई कराया तो उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर पड़ा हुआ। तो हम्म। अभी तक तो कुछ नहीं, अब वो कब से बन रहा था और वो देखा, अब आप सोचो यंग स्टेज में बन गया, अब उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके सर, जैसे अभी आपने फिट्स की बात करी, तो इसके हम्म, अलावा और क्या क्या आम लक्षण हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के, जिसे आम जनता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है जेनिफर। ये बेसिकली जो मेरे पास तो, और ज्यादातर सब न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट पे सिर दर्द के बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब डेली मुझे लगता है जिसकी ओपीडी अच्छी है 10-15 मरीज तो सिर दर्द के ही आते हैं। हम्म। तो सिर दर्द कॉमन, एक सामान्य सिर दर्द अलग होता है और एक सिर दर्द जो लगातार नया आया है, मतलब समझ रहे हैं, हम्म। अभी लेटेस्ट आया है और लगातार बना हुआ है आपको, और उसके साथ आपको और चीजें भी साथ में आ रही है, चलने में भी दिक्कत आ रही है, या आवाज में दिक्कत आ रही है, या देखने में दिक्कत आ रही है, तो उसको नजरअंदाज ना करें और अपने शरीर की आवाज को तुरंत किसी भी नियरेस्ट स्पेशलिस्ट को जाके जरूर दिखाएं, तो वो एक बार आउट हो जाए। क्योंकि डेली का एक रीजन है, बट ये कि डरे ना, सिर दर्द नॉर्मल, ज्यादातर लकीली नॉर्मल 90% सामान्य सिर दर्द होता है। कोई नया सिर दर्द आ रहा है और लगातार बना हुआ है और उसके साथ और शरीर में कोई कमजोरी आ रही है, या कोई चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, या विजन में या बोलने में दिक्कत आ रही है, तो तुरंत उसको दिखाया जाए। ओके। तो सर जब हम टेस्ट की बात करते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए? एमआरआई, सीटी स्कैन, मोर ओवर आप रिकमेंड देखो कीजिए कौन से अच्छे हैं सर? देखो सबसे बढ़िया तो एमआरआई होता है, क्योंकि वो क्लियर कट बता देता है कि एमआरआई में भी बहुत सारी चीजें होती हैं अंदर। आजकल एमआरआई भी काफी स्पेसिफाइड हो गया है, हम्म। और जिसमें एमआरआई नहीं कर सकते बिकॉज हो सकता है किसी को डर लगता है एमआरआई में जाने से, और या किसी को मेटल इम्प्लांट है जिसके फ्रैक्चर हो गया, उसको कोई वो है, या टूथ इम्प्लांट है, तो उसमें नहीं कर सकते, तो उसमें सीटी स्कैन कराते हैं हम लोग। जी। और उसके अलावा जब उसमें कुछ दिख जाता है तो उसके लिए हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत, जैसे आपने पेट स्कैन भी सुना होगा, और हम्म। परफ्यूजन टेस्ट, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि किसकी जरूरत कितनी है। अगर हमें एमआरआई से काम चल जाता है तो एमआरआई तक हम सीमित रखते हैं। ओके। तो सर अभी टेस्ट के बाद ऐसे कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं? और मतलब हर केस में क्या सर्जरी की जरूरत पड़ती है कि विद मेडिसिन भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, क्योंकि जैसे ही ब्रेन ट्यूमर आता है तो उनको लगता है हाँ तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हम्म। ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो ट्यूमर किस भाग में है, दिमाग के किस भाग में है, कितनी अवस्था से है, कितना साइज है, और क्या क्या सिम्टम दे रहा है, और ओके। कितना फैल चुका है। ये हम्म। 5 चीजें हमें डिसाइड देखनी होती हैं।
और ये न्यूरोसर्जन नहीं देख सकता है उनको कि ये चीजें क्या डिसाइड होनी है। आजकल हर एक चीज का गाइडलाइन आ गई है। वी कैन नॉट डू कि भाई हर एक में सर्जरी करना है, हर एक में रेडियोथेरेपी करना है, हर एक में ये देखना है। तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, क्या इस सर्जरी से इसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली डिसीजन इन पांचों चीजों को देख के करना पड़ता है हमें। ओके सर। तो क्या ब्रेन ट्यूमर का पूरी तरीके से मतलब क्योर संभव है और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट के देखो, लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? बिनाइन ट्यूमर का तो लकीली जो कि ज्यादा परसेंटेज भी है, तो बिनाइन ट्यूमर तो अगर सर्जरी कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट क्योर भी हो जाता है वो उसका, क्योंकि वो स्लो ग्रोथ रहती है और 10-15 साल में कभी दोबारा आता है तो फिर भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई खतरा है अनलेस अगर उसने किसी बड़ी जो इम्पोर्टेंट नस को दबा नहीं रखा हो, या किसी इम्पोर्टेंट जैसे आवाज की एरिया को या हमारी जो आँख की नस को दबा नहीं रखा है, तो उसमें सर्जरी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और ऑलमोस्ट क्योर ही हो जाते हैं। लेकिन अगर मेलिग्नेंट है, कैंसरस है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना फैला हुआ है और कितनी जगह उसने इन्फिल्ट्रेट करके, और उसके लिए वो वही बोल रहा था कि उसको हमें आगे तक देखना होता है कि कितना फैला है, कितने उसने नसों को खराब कर चुका है, कितनी दवा रखा है। तो उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि नहीं, इसमें इतने परसेंटेज चांसेस हैं और इसमें ये वाला ट्रीटमेंट ऑप्शन अच्छा रहेगा, सर्जरी करके इसको निकाल के और इसमें साल आपको। और आजकल इतना अच्छा हो गया, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि जेनेटिक प्रोफाइल बहुत जरूरी है। हम जो भी कैंसर निकालते हैं, जो भी ट्यूमर निकालते हैं, उसका हम बायोप्सी कराते हैं, उसका हम जेनेटिक प्रोफाइल कराते हैं कि तुम कौन से जेनेटिक म्यूटेशन में हो और तुम्हें कैसे ट्रीट करना है और आपकी कितनी जिंदगी है और कितना रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी आपको काम करेगी या नहीं करेगी। अब तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आ गए। अब तो जीन थेरेपी भी इतनी हाईलाइट हो गई है कि आप बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हो। ओके। वेल सर, एक बात तो है कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसके साथ साथ मिथ्स जो है फ्री में आते हैं, मतलब है ना, जो डर है, धारणाएं हैं, वो तो लोग अक्सर बना ही लेते हैं। तो आप एक यस। न्यूरोसर्जन हैं और इतने सालों से एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपके सामने ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो आपने देखे हैं और जिन्हें आप आज इस माध्यम से तोड़ना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि हर सिर दर्द का कारण ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली मेरे प्रैक्टिस में आते, क्योंकि मेरे को अननेसेसरी पेशेंट कहते हैं कि नहीं सर मेरा सीटी कराओ, मेरा एमआरआई कराओ, मेरे को दर्द हो रहा है। ठीक है, पहले हमें देखना होता है कि ये दर्द है, सामान्य है, माइग्रेन है, टेंशन टाइप है, या कुछ और वजह से है। अगर ऐसा लगता है तो जरूरत नहीं है, और अगर लगता है हमें कि ये सिर दर्द कुछ डिफरेंट है, नॉन स्पेसिफिक है और इसमें हमें जांच करानी चाहिए, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सिर दर्द वाला, हर सिर दर्द को लोग डरे ना, एक सामान्य भी हो सकता है, एक मिथ तो ये है। और दूसरा, अगर ब्रेन ट्यूमर है भी तो इतना जानलेवा नहीं है, उसका ट्रीटमेंट काफी हद तक पॉसिबल है। ओके। है कि? ओके। और मैं यही कहूंगा कि एक अगर ट्यूमर निकला भी है तो आप कम से कम 2-3 सीनियर न्यूरोसर्जन से ओपिनियन जरूर लें, जल्दीबाजी ना करें, हड़बड़ाएं नहीं। है ठीक है, एक ने बोला ठीक है, नेक्स्ट 2-3-4 एटलीस्ट 3-4 ओपिनियन आनी चाहिए, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग है। आपके एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैं 20-25 साल का एक्सपीरियंस में लेके चल रहा हूँ, तो मतलब आज जो पहले और अब में काफी फर्क है। तो आपको देखना पड़ेगा, 3-4 ओपिनियन में जनता से जरूर कहना चाहूंगा कि जरूर लें प्लीज। इससे जल्दी डिसीजन ना लें, जल्दी हड़बड़ाहट में ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और बहुत सारी चीजें। हो सकता है रसौली नॉर्मल चीज हो सकता है टीबी की गांठ निकल जाए, हो सकता है कोई इन्फेक्शन की चीज हो, तो वो ओपिनियन पे मैटर करती है और बहुत सारी टेस्ट से भी काफी हद तक हमें पता लग जाता है। मैं कहूंगा कि उत्तराखंड वासियों को बिल्कुल निराश नहीं होना है, और सब हर इलाज का अब तो उत्तराखंड स्टेट में ही अवेलेबल है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और मैं सभी से, जनता से प्रार्थना करता हूँ कि सभी निरोग रहें और सभी सुखी रहें और डरे नहीं। ओके। तो आपने मिथ्स के साथ साथ हमारे लिसनर्स के लिए मैसेज भी दे दिया सर। थैंक यू सो मच सर। एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के लिए आज का ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अपना अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया है, सो थैंक यू सो मच। एंड हमारे थैंक लिसनर्स यू। को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के इंटरेक्शन से ओवरऑल यही समझ आता है कि ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही घबराने की जरूरत नहीं है। काफी हद तक नहीं। इलाज आ चुके हैं, सही टाइम पर आपको दिखाना है एंड हर चीज के लिए धारणा बना के नहीं रखने हैं। एंड ओवरऑल अर्ली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं ओवरऑल।
तो ऐसे ही यस। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस हमारे साथ बने रहना ओनली ऑन 91.2 एंड IVH हजदून।